नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी ऊपर पीटी की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। यहाँ पर हम देखिए आपकी रेगुलर बेसिस पर पीटी की तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और आप अगर सब्जेक्ट कोई क्लास चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई, तो आप जाकर उसको भी अटेंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ठीक है। और अभी हमने आपकी रेगुलर वाइज प्रैक्टिस सेट की क्लास शुरू कर दी है। अभी आज का आपका प्रैक्टिस सेट 15 नंबर है। इसमें आपकी जीके जीएस की क्वेश्चन है। तो क्लास में बने रहिए और क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। और आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन इससे क्या प्रैक्टिस सेट से आपकी जीके जीएस की क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस पर बताने की कोशिश की आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन कहा जाता है, बताइए। किसे मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन कहा जाता है? एनी बेसेंट मैडम, भिकाजी कामा, कल्पना दत्त या प्रीतिलत वाडेकर वाडेदर। तो मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन की बात करें तो इसको मैडम जी, मैडम भिकाजी, ठीक है, भिकाजी कामा को कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे बताए आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ है, बताइए। सुदर्शन झील का आपसे निर्माण पूछा है तो बताने की कोशिश की इसका निर्माण किस शासक के शासन काल में हुआ है। तो सुदर्शन झील की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक जो थे उन्होंने करवाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे बताने की कोशिश कीजिए, आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। पुष्पपुती राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है, बताइए। पुष्यपुती राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है, तो बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो पुष्यपुती राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है, तो नरवर्धन, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नरवर्धन के नाम से शुरू होती है आपकी पुष्यपुती राजवंश की वंशावली। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे आप सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। अधोलिखित में से कौन सी पाषाणिक ग्रामिक संस्कृति प्राचीनतम है, बताइए। अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। तो जो आपकी आहार संस्कृति है ये सबसे प्राचीनतम है इन चारों में से। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो 2100 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व की पहले की ये सबसे संस्कृति है आपकी। ठीक है। याद रखिएगा सबसे पुरानी संस्कृति इन चारों में से देख लीजिए तो आपकी आहार होगी। और या याद रखिएगा 2100 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व पहले की ये है। ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवे पे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इस पे बताइए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक नहीं, मौर्य साम्राज्य के स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था, बताइए किसमें। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत किसमें विभक्त था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले जो आपका उत्तरी भारत था विभक्त था आपका 16 महाजनपद व गणराज्यों में। ठीक है। 16 महाजनपदों और गणराज्यों में आपका विभक्त था उत्तरी भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे बताइए आपसे कैसे उत्तर का साथियों। महात्मा गांधी जी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, बताइए। महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी।
बताइए इस पे राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं अभी तक, आपने कितने क्वेश्चन की तैयारी कर चुकी है। महात्मा गांधी जी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो विकेंद्रीकृत, ठीक है, विकेंद्रीकृत की उन्होंने वकालत की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साथियों बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बताइए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी किसने की थी, बताने की कोशिश कीजिए। सातवें पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अलीगढ़ की बात करें तो सर सैयद अहमद खान ने की थी, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका इस पे ए टिक के लिए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 बताइएगा आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृति स्कूल के परिसर में कहाँ पर हुई थी, बताइए। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ पर हुई थी, बताने की कोशिश की। आपका 28 पर राइट आंसर का हो जाएगा दोस्तों। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी, ठीक है। जो ऑप्शन में यहाँ पे आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जो आपके प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके वोमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। वोमेश चंद्र बनर्जी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं बताने की कोशिश की आपसे कैसे उत्तर करोगे साथियों, इस पे आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था, बताएं कोशिश किया। 90 पे क्या आंसर हो जाएगा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपना शुरू हुआ था अपना बेचू जिसको बोलते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वें बताया आपसे क्या सही उत्तर क्या है? असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, बताने की कोशिश किया। असहयोग आंदोलन आपका किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। असहयोग आंदोलन आपसे पूछा तो बताने की कोशिश की आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगस्त 1920 में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसमें इसका नेतृत्व आपका महात्मा गांधी जी ने किया था, याद रखिएगा। और वर्ष अगस्त 1920 में इसका शुरुआत हुआ था, मतलब प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 पे बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। तो लंबी दूरी के लिए परिवहन का सबसे सस्ता साधन आपका जल परिवहन, ठीक है। जल मार्ग जो होता है वो होता है। तो जो ऑप्शन है वहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बताइए आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा, इस पे आंसर दीजिए। गोदावरी नदी निकलती है कहाँ से, बताने की कोशिश कीजिए। गोदावरी नदी आपकी कहाँ से निकलती है, बताने की कोशिश कीजिए। इस पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गोदावरी नदी की बात करें तो ये आपकी नासिक से निकलती है। जो ऑप्शन वापस सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा नासिक के त्र्यंबक
गांव की एक पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई आपकी बात करें तो 1465 किलोमीटर है। इससे वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा, और ये जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, गोदावरी नदी की बात करें तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरा बताया आपसे इसका सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। सुएज नहर जोड़ती है, बताइए सुएज नहर किसको किससे जोड़ती है, बताएं कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 पे। तो स्वेज नहर आपकी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बताया आपसे कैसे उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ताप युक्त क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ताप युक्त क्रमण के लिए आदर्श युक्तियां मतलब स्थितियां हैं। तो ताप युतकमर के लिए आदर्श परिस्थितियां आपके देखिए शांत और स्थिर वायु होती है। जो ऑप्शन में आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कौन सा कुट राइट हो जाएगा। ए बी सी ये तो नहीं है, बी और सी नहीं, केवल सी। और आपको यहाँ पे जो ऑप्शन में आपका डी दिया गया केवल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ताप युतकमर के लिए जो आदर्श स्थितियाँ होती है शांत एवं स्थिर वायु होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 बताए आपसे कैसे। तो मेघालय का पठार विस्तार है कहाँ पर, बताइए कुछ चीज़ की है। मेघालय का पठार विस्तार है कहाँ से कहाँ तक, बताएं कोशिश का आपका आंसर क्या हो जाएगा। मेघालय का पठार विस्तार है, बताएं कोशिश की आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो मेघालय का पठार वास्तव में मुख्य भारतीय प्रायद्वीप पठार है, याद रखिएगा। मेघालय का जो पठार है आपका मुख्य भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में जो आप ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बताएं कोशिश की आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। एम एस स्वामीनाथन नामक भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी, बताइए। एम एस स्वामीनाथन नामक भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी आपकी। 16 पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो एम एस स्वामीनाथन की बात करें तो इन्होंने हरित क्रांति में, ठीक है, जो ऑप्शन में आप पे आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। एम एस स्वामीनाथन जो भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे उनकी उनकी प्रमुख भूमिका आपकी हरित क्रांति में थी। ठीक है, जो 1960 के दशक में कृषि के क्षेत्र में हुए शोध विकास तकनीकी परिवर्तन एवं अन्य कदमों की श्रृंखला को दर्शाती है। ठीक है, और हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 बताने की कोशिश कीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या कितनी होनी चाहिए, बताइए। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या कितनी होनी चाहिए, बताने की कोशिश की, आपका 17 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। बताइए आपका 10 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत करने की आ, शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या कितनी होनी चाहिए। तो 10, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत करने के लिए साझेदारों की संख्या आपकी 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा है। 18 बताने की कोशिश का आप सही का सही उत्तर कर देगा। विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी के बाद निम्नलिखित में से किस मूल्य वर्ग के नोट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, बताइए। विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी के बाद निम्नलिखित में से किस मूल्य वर्ग के नोट पूरी तरह बंद हो चुके हैं, तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1000 के नोट, ठीक है, जो ऑप्शन में आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 में आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है, बताइए। भारत का कौन सा राज्य है जो रबड़ का अग्रणी मतलब सर्वप्रथम जो उत्पादक है।
तो रबड़ के उत्पादन की बात करें तो आपका केरल आता है, ठीक है। जो ऑप्शन में आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। भारत का राज्य जो रबड़ का अग्रणी उत्पादक है। और केरल की बात करें तो आपका तमिलनाडु आता है, उसके बाद अंडमान निकोबार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप क्या क्या पूछे गए। अब 20 पेन से दिए, आप सही का सही उत्तर करो। इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का उल्लेख करता है, बताइए। इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का उल्लेख करता है, बताएं। कोशिश की आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 रुपये। तो गुलाबी क्रांति, ठीक है। गुलाबी क्रांति आपका सेब उत्पादन विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का उल्लेख करता है, याद रखिएगा। जो गुलाबी क्रांति थी इसकी वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 आपसे का सही उत्तर का जवाब। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है, बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां आपकी प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को आपकी अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई। तो जो ऑप्शन में आपको सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जिन शक्तियों का उल्लेख संघ, राज्य व समवर्ती सूची में नहीं है उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। अवशिष्ट शक्तियों का प्रारूप भारतीय संविधान में कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट अवशिष्ट पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 बताने की कोशिश आपसे कैसे उत्तर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश में की यात्रा पर गए थे, बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पर गए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के 45वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस के शहर बियारिट्ज में गए थे, ठीक है। बियारिट्ज, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस में जो स्थित है बियारिट्ज, वहाँ पर गए थे। तो आपका ऑप्शन में यहाँ पे बी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 होता है आपसे कैसे उत्तर करोगे साथियों, इस पर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, बताने की कोशिश की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आपकी कितनी होती है। बताने की कोशिश की आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो 34, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्या पूछा है बताने की कोशिश कीजिएगा। 24 पे आंसर दीजिए। आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ था, बताइए। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ था, बताने की कोशिश की आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन आपका हुआ था नवंबर 2014 को, याद रखिएगा, नवंबर 2014 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2500 बताया आपसे का सही उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमिका सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किसमें, बताने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किसमें, तो 9वीं अनुसूची में, ठीक है। जो ऑप्शन में आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस अधिनियम द्वारा जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन किया गया था, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 बताइए आपसे का चेचक के विषाणु का नाम बताइए। चेचक के विषाणु का नाम बताने की कोशिश किया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो चेचक एक जनित बीमारी, याद रखिएगा। चेचक जो है एक विषाणु जनित बीमारी है जो वेरिओला वायरस से फैलती है। वेरिओला वायरस के कारण होता है। चेचक के कारण शरीर में दाने उभर आते हैं। इन दानों में खुजली तथा दर्द भी होते हैं। ठीक है, इस बीमारी के कारण रोगी को बुखार तथा कमजोरी का अनुभव होता है। चेचक की बीमारी को टीकाकरण से रोका जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 होता है सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, बताइए किस पे। शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है किस पे, बताने की कोशिश की। आपका आंसर क्या हो जाएगा। शेफर विधि का प्रयोग आपका किया जाता है, बताने की कोशिश कीजिए किस पर किया जाता है। शेफर विधि का प्रयोग किस पर किया जाता है, बताइए इस पर आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। तो इसकी बात करते हैं रोगी के पानी में डूबने पर। ठीक है, शेफर विधि का प्रयोग आपका पानी में डूबने पर किया जाता है। शेफर एक कृत्रिम सांस देने की विधि होती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को पेट के बल लिटाकर उसकी कमर पर दबाव डाला जाता है, जिससे उसके फेफड़े सक्रिय अवस्था में आने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी दिएगा, याद रखिएगा। जो शेफर विधि होती है रोगी के पानी में डूबने पर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 होता है आपसे कैसे उत्तर का जाएगा। संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है, बताइए। संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है। तो संपोषणीय विकास की संकल्पना की सर्वप्रथम सर्वप्रथम क्या पूछा गया, आपकी व्याख्या किसमें की गई है। तो ब्रॉन्टलैंड कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, जो ऑप्शन में आपका बी दिया गया। ब्रॉन्टलैंड कमीशन जो रिपोर्ट थी उसमें की गई थी, जो आपकी 1984 में हुई थी, याद रखिएगा। जो ऑप्शन में आपका बी दिया गया ब्रॉन्टलैंड कमीशन मिशन रिपोर्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 पता है आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। कॉप्टन शिफ्ट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, बताइए। कॉप्टन शिफ्ट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो सॉफ्टन शिफ्ट की बात करते हैं प्रकीर्णन के कोड पर निर्भर करती है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया आपका राइट होगा। कॉप्टन शिफ्ट प्रकीर्णन के कोड पर निर्भर करती है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 पे आंसर दीजिए, आपका आखिरी क्वेश्चन है आज का जीके जीएस की क्लास का। तो बताएं कोशिश कीजिए इस पे राइट आंसर का। निर्दिष्ट प्रवाहक की इकाई क्या है, बताइए। संवाहकता की इकाई क्या है। निर्दिष्ट प्रवाहकत्व की इकाई क्या है, बताने की कोशिश किया। 30 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी इकाई होती है सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दे दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। कमेंट करके हमें बताइए आपकी क्लास कैसी लगी। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियोस आपको पसंद आ रही है, क्लास पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़िए और वीडियोस को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूपीटी पीटी की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार जाके प्लेलिस्ट आप जो हमारे चैनल पर सब्जेक्ट भी बनाई गई है पीटी के रिलेटेड, तो आप जाके उसको भी अटेंड कर सकते हैं। बाकी आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। और हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में आने के लिए।